नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो अटॉर्नी जनरल इंडिया में एक संवैधानिक पद है और आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि अटॉर्नी जनरल का क्या कार्य है भारत में, इसलिए इस संवैधानिक पद को बनाया गया है। तो इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे पूरी विस्तार से, देखेंगे कि अटॉर्नी जनरल का ओरिजिन कहाँ से आ रहा है, अब होता है। तो शुरुआत करने के लिए हम लोग मेन पॉइंट्स पर आते हैं। अटॉर्नी जनरल का जो पद है वो भारत के संविधान में यूनियन गवर्नमेंट का एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव पार्ट में ही उसको रखा गया है। तो संघ राज्य का जो कार्यपालिका का भाग है उसी भाग में इन्हें भी रखा गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजी शॉर्ट में रखते हैं, हमने लिख दिया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 में आता है, 76 अनुच्छेद में भारत का अटॉर्नी जनरल का पद रखा गया है। और इस पद के जानने से पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि अटॉर्नी जनरल का पद विश्व में सर्वप्रथम आया था। इसके बारे में हम लोग पहले स्टडी कर लें, फिर हम लोग देखेंगे कि भारत के अटॉर्नी जनरल का क्या पावर है, राइट है, लिमिटेशंस है, कैसे अपॉइंट होता है और क्या उसको कैसे टर्म उसके कितने हैं, टेन्यूर कितने हैं, या उसे कितने सैलरी मिलता है। तो विस्तार से उस पर देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग ओरिजिन ऑफ अटॉर्नी जनरल पर आते हैं। तो देखिए, अटॉर्नी जनरल का जो पद है ये यूनाइटेड किंगडम से आया है। पहले थोड़ा सा यूनाइटेड किंगडम के बारे में आपको बता दें कि क्या होता है यूनाइटेड किंगडम। तो इसमें अगर जोग्राफिकली आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम के बारे में, तो ग्रेट ब्रिटेन में हम लोग वेल्स को शामिल करते हैं, स्कॉटलैंड को, इंग्लैंड को, ये तीनों ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। और उसमें हम लोग नॉर्थ आयरलैंड को भी डाल दें तो यूके बन जाता है, जिसमें अन्य भी विश्व में जो जहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड पर से ग्रेट ब्रिटेन का कब्जा है, तो वो सब भी यूनाइटेड किंगडम में आता है। यानी यूनाइटेड किंगडम में चार आ गए, जिसमें आपका इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, नॉर्थ आयरलैंड हो गया, और जो आइलैंड स्प्रेड ओवर द वर्ल्ड है, जिस पर इन लोगों का अधिकार है, यूके का अधिकार है, वो सब मिलकर यूनाइटेड किंगडम होते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम का जो अटॉर्नी जनरल है, ये पद आप देखेंगे एग्जिस्टेड, स्टार्टेड हुआ 1243 एडी से। 1243 एडी से यानी 1243 ईस्वी में जो अटॉर्नी जनरल का पद होता था, वह जो इंग्लैंड के क्राउन होते थे, क्राउन के इंटरेस्ट में ये काम करते थे। यानी क्राउन की तरफ से ये एडवोकेट करते थे, एक प्रकार से क्राउन के वकील थे, रखते थे वहाँ पर। और ये प्रोफेशन स्टार्ट हो गया 1243 से एज अ एडवोकेट ऑफ ए क्राउन। तो ये क्राउन के वकील थे। फिर देखेंगे इनका पॉलिटिकल रोल 1461 ईस्वी से शुरू हुआ। 1461 ईस्वी से पॉलिटिकल रोल इनका स्टार्ट हो गया और 1673 ईस्वी में ये क्राउन के एडवाइजर हो गए, लीगल मैटर रिप्रेजेंटेटिव हो गए, यानी कानून सम्मत ये प्रतिनिधि हो गए, सरकार के प्रतिनिधि हो गए, वो सरकार के पूरे केस लड़ते हैं। तो इस तरह से ग्रोइंग विकास है इनका अटॉर्नी जनरल का पद यूके से ही आया है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं 1243 में स्टार्ट हुए, जब प्रोफेशन स्टार्ट हुआ, पॉलिटिकल रोल हो गया। 1673 आते तक ये देख रहे हैं कि क्राउन के एडवाइजर हो गए, लीगल मैटर रिप्रेजेंटेटिव हो गए, और वर्तमान में ये अपना रिपोर्ट किसको देते हैं, वर्तमान में इन्हीं का क्या काम है। तो ये देखिए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है यूके में, तो ये प्राइम मिनिस्टर का रिपोर्ट देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को देते हैं। और साथ ही साथ ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर जस्टिस, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर जस्टिस, यानी जो न्याय के लिए राज्य सचिव हैं उनके तहत ये काम करते हैं। हालांकि देखेंगे यूके में अटॉर्नी जनरल का अलग ऑफिस है, एजीओ ऑफिस है उनका, एजीओ ऑफिस में काम करते हैं, उनके नेतृत्व में काम होता है, बहुत सारे उसके बजट्स भी हैं, बहुत सारे उसमें
सदस्य काम करते हैं। तो ये सब है, लेकिन फिर भी ये देखेंगे कि सबऑर्डिनेट अंडर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जस्टिस, इस तरह से ये पद काम करता है। तो वहाँ के न्याय सचिव के अंतर्गत ये काम करते हैं। थोड़ा सा एजी के बारे में और वहाँ पर ब्रिटेन में देख लें तो ब्रिटेन में जो एजी होता है वो एमपी होता है। एमपी का मतलब वो लॉर्ड सभा का मेंबर होगा या हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर होगा या तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर होना पड़ेगा उसको। साथ ही साथ उसके पास लीगल नॉलेज होता है, वहाँ का जस्टिस बनने की काबिलियत रखता है, सुप्रीम कोर्ट की वहाँ का जस्टिस बनने के बाद उसके बाद काबिलियत भी रखता है। ऐसा नहीं केवल एमपी हो गया तो उसको इस पद पर ला दिया जाता है, इसके साथ उसकी एलिजिबिलिटी भी रहती है, कानून का वो बहुत बड़ा जानकार होता है। तो इस तरह से हम लोग वहाँ पर देख रहे हैं। और थोड़ा सा जानिए ब्रिटिश इंग्लैंड के बारे में। वहाँ पर आप देखेंगे ये गवर्नमेंट मिनिस्टर होता है, अटॉर्नी जनरल इंग्लैंड में गवर्नमेंट मिनिस्टर होता है, लेकिन वो नॉन कैबिनेट लेवल का, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है नॉन कैबिनेट लेवल, यहाँ देखिए लिखे में गवर्नमेंट मिनिस्टर होता है बट नॉट कैबिनेट मिनिस्टर। वो गवर्नमेंट मिनिस्टर होता है लेकिन कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर नहीं होता है, गैर कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर होता है। और इस प्रकार से देखते हैं वो उसका सदन में भाग लेना, दोनों हाउस में, या किसी कमेटी में भाग लेना। वहाँ इंग्लैंड में भी ऐसा है कि वो सभी पार्टिसिपेट करता है। साथ ही साथ इसको हाउस ऑफ लॉर्ड में, यानी वहाँ पर उसको वोट देने का भी राइट है। अगर कोई इशूज पर मान लीजिए कि कोई अमेंडमेंट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसमें उसको वोट ऑफ राइट भी है। ये सब वोट ऑफ राइट भी यहाँ दिया गया है। हालांकि वो गवर्नमेंट मिनिस्टर है और नॉन कैबिनेट मिनिस्टर है वो, यानी मतलब कैबिनेट मिनिस्टर वो नहीं है, गवर्नमेंट मिनिस्टर है। वोट ऑफ राइट भी रखता है, वोट ऑफ राइट है उसके पास। तो इस तरह का हम लोग पॉइंट्स देख रहे हैं इंग्लैंड के। इंग्लैंड में ये सब थोड़ा अलग है। लीगल और पॉलिटिकल राइट रखता है दोनों का, वो मिश्रित उसके पास है। लीगल एडवाइस देता है, पॉलिटिकल राइट भी है, वोट भी दे रहा है वो बिल को पास करने में। तो इस तरह से हम लोग इंग्लैंड का विकासात्मक अटॉर्नी जनरल का जो देख पा रहे हैं। थोड़ा यूएन के बारे में जान लें, फिर हम लोग इंडिया को देखेंगे। यूएन का जो अटॉर्नी जनरल होता है वो हेड ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द जस्टिस होता है, यानी जो वहाँ का न्याय या कानून से संबंधित विभाग है उसका वो हेड होता है। यानी अपने यहाँ हम लोग के इंडिया में जो लॉ मिनिस्टर का रोल है वो भी उसी का रोल है, यानी कानून मंत्री भी एक प्रकार से है वो, अटॉर्नी जनरल अमेरिका का, यूएस का, यूनाइटेड स्टेट मीन्स यूएसए, तो उसका वो कानून मंत्री भी। साथ ही साथ आप देखेंगे वो अटॉर्नी जनरल भी चीफ लॉयर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट है। तो फेडरल गवर्नमेंट का वो चीफ लॉयर है। और साथ ही साथ वो देखेंगे एक प्रकार से वहाँ का कानून मंत्री भी। तो थोड़ा यूएस का जो अटॉर्नी जनरल है वो डिफरेंट है इंग्लैंड से। वो देखेंगे बिल्कुल उसको अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट ही करता है, यहाँ प्रेसिडेंट करता है, यहाँ क्राउन करता है। लेकिन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर करता है इंग्लैंड में, एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर क्राउन करता है। यहाँ पर देख रहे हैं प्रेसिडेंट करता है, लेकिन इसके अपॉइंटमेंट को सैंक्शन कांग्रेस करता है, कांग्रेस करती है। तो कांग्रेस इसको सैंक्शन कर देती है कि हाँ बंदा यही रहेंगे अटॉर्नी जनरल। और इस समय देख रहे हैं वहाँ 85 नंबर का विलियम टी बार प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल है। और इस तरह से ये इंग्लैंड से भी एक कदम आगे दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी तरह से वहाँ का कानून का भी हेड है, वो कानून बनाने के लिए भी हेड है, साथ ही साथ सरकार का चीफ लॉयर ऑफ द फेडरल। अब आते हैं इतना पॉइंट सुनने के बाद हम लोग अब आते हैं एजी ऑफ इंडिया, जो हमारा पर्पस है। बैकग्राउंड हम लोगों ने थोड़ा सा इंग्लैंड और अमेरिका से देखा। अब आते हैं अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो हम लोग का जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये हम लोग देखते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में शामिल है। संविधान का 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट देता है। और ये पोस्ट क्या है? तो इस पोस्ट से ये सरकार का वकील है। जैसे हम आम जनता का वकील होता है, ऐसे ये भारत सरकार का
सबसे बड़ा होता है। और इस सेंस में ये पहला देखेंगे, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर्स है, यानी ऑफिसर्स है ये लॉ ऑफिसर्स है। पहला चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार है, भारत सरकार का मुकदमा लड़ता है, केस लड़ता है। तो इस तरह से अटॉर्नी जनरल का हम लोग बिगनिंग बना रहे हैं। प्राइमरी लायर है, प्राथमिक वकील है, फर्स्ट लेवल का वकील है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट को भी सजेशन देगा, प्रेसिडेंट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पार्ट है, तो उनको भी सजेशन जो भी उससे मांगे, जैसे मान लीजिए अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट चीफ सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांगे, 143 अनुच्छेद का प्रयोग कर कर मांगे, तो उसमें प्रेसिडेंट के लिए वो एक कानूनी सलाहकार के रूप में भी काम करता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो क्या सही है क्या गलत है। प्रेसिडेंट को वो लीगल एडवाइजर है प्रेसिडेंट के लिए, साथ ही साथ भारत सरकार का यानी पूरे प्राइम मिनिस्टर और पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो केस लड़ने वाला है, सारा पक्ष वो लड़ता है। और जो भी भारत सरकार का मुकदमा है तो उसके लिए प्राइमरी अथॉरिटी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो ये हम लोग को डिग्री समझ में आया। आप जरा सा और देखते हैं कि क्या है, बहुत चीज़ें हैं इसमें। अपॉइंटमेंट देखते हैं कि कौन अपॉइंटमेंट करता है। तो ये देखेंगे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इसका अपॉइंटमेंट होता है। मैं ब्रीफ में थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये पोस्ट है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर, चूंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर का हेड है, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर ही अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है। जैसे अभी के वेणुगोपाल हैं वर्तमान के अटॉर्नी जनरल, और हम लोग अगर के वेणुगोपाल को देखें तो वो 15वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, और 2017 में नियुक्त हुए थे, 30 जून 2017 में नियुक्त हुए थे। इनका कार्यकाल 30 जून 2020 को कंप्लीट हो गया। एक साल के लिए इनको और बढ़ा दिया गया, 2020 में इनको एक साल के लिए और बढ़ा दिया। तो ये सरकार पर डिपेंड करता है, एक साल के लिए इनको और बढ़ा दिया। 89 ईयर्स के हैं, तो 89 ईयर्स से हमें कुछ पॉइंट्स आया। एक बंदा 89 ईयर्स में भी अपॉइंटमेंट लेता है एजी का। अभी वर्तमान में के वेणुगोपाल जो कि अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, 89 ईयर्स के। इसका मतलब है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि अटॉर्नी जनरल का कितना एज होता है, इसका मतलब है कि एज बाउंडेशन अटॉर्नी जनरल का नहीं है। नो बाउंडेशन अबाउट द एज फॉर बिकमिंग द अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के लिए कोई एज का पैरामीटर्स नहीं है, जैसे कि अन्य ऑफिसर्स में हम लोग भारत सरकार में देखते हैं। 39 ईयर्स का बंदा बनना यानी एज वेरियस यहाँ पर कुछ नहीं। ये डिपेंड करता है प्लेजर ऑफ रेसिडेंस पर, तो वो कब तक रहेगा। प्राय जब तक सरकार रहती है तब तक यह रहता है, और यह सरकार की इच्छा पर निर्भर है कि वो अटॉर्नी जनरल कब तक रहेगा। तो ये सब जानकारी हम लोग को बेसिक मिल गया। अब जरा सा देखिए एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग देखें, एलिजिबिलिटी क्या होता है। तो जैसे आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बनने का जज का जो एलिजिबिलिटी है वही अटॉर्नी जनरल का है। जैसे जैसे पहला नंबर की भारत का नागरिक हो, इंडियन सिटीजन होना ही होना है, और भारत में इंडियन सिटीजन का मतलब है चाहे वो अर्जन के द्वारा हो या जन्म से हो, दोनों बंदा बन सकता है। फिर दूसरा है कि 5 साल तक वो हाई कोर्ट में जज रहा हो, 5 साल तक एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में वो जज रहा हो तो वो अटॉर्नी जनरल बन सकता है, या वो 10 साल तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया हो, 10 साल तक का प्रैक्टिस है उसका एज एडवोकेट, और वो एक अच्छा ज्यूरिस्ट हो, कानून के निगाह, राष्ट्रपति के निगाह में या प्रधानमंत्री की निगाह में वो बहुत अच्छा ज्यूरिस्ट हो, अच्छा वो कानून का जानकार हो, तो ऐसा बंदा एलिजिबिलिटी रखता है अटॉर्नी जनरल बनने का। और
प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा वो अपॉइंट हो सकता है। इतने एलिजिबिलिटी अगर रखता है, 10 साल का एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में, 5 साल या तो ये अगर नहीं है तो 5 साल जज ही रहा हो हाई कोर्ट में, भारत का नागरिक रहा हो, तो ये उसके साथ पैरामीटर्स है। एलिजिबिलिटी हम लोग को समझ में आ गया। टर्म ऑफ ऑफिस, ये देखिए उसका काल कितना है, तो इसके लिए कोई फिक्स नहीं है, सरकार की इच्छा पर है। सरकार की अगर इच्छा है तो रहेगा पद पर, सरकार की इच्छा नहीं है तो नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई हमारा केस हो गया, हमने कोई एडवोकेट को कर लिया, अब मेरा इच्छा है कि मैं ये एडवोकेट नहीं रखूंगा, दूसरा रखूंगा, तो उसको हटा देंगे, दूसरे को रख लेंगे, उसके पास जाएंगे। वैसे ही यहाँ ये सरकार का क्या है, एक वकील है, सरकार का वकील है, तो वकील हमारा इच्छा पर निर्भर है भाई, हम किसको रखते हैं। तो ऐसे ही ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। देखिए इस संदर्भ में यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है सर पैट्रिक हेस्टिंग्स, ये क्या बोल रहे हैं सर पैट्रिक हेस्टिंग्स, इसी बात से हमें याद आ गया। अबाउट द जॉब ऑफ अटॉर्नी जनरल के बारे में पैट्रिक हेस्टिंग्स बोलते हैं, टू बी ए लॉ ऑफिसर, एक लॉ ऑफिसर होना इज टू बी हेल्ड, नर्क में रहने जैसा। कारण क्या है कि जो लॉ ऑफिसर होता है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट के एक्शन को उसको प्रूव करना है कि सही है, हालांकि वो गलत भी है फिर भी उसको प्रूव करना है कि ये सही है, दैट इज द राइट। इस सेंस में इसको कह दिया कि एजे टू बी ए लॉ ऑफिसर, एजे को अटॉर्नी जनरल को लॉ ऑफिसर होना उसके नरक में होने जैसा है। इसी सेंस में पैट्रिक हेस्टिंग्स ने इस पद को बोला, क्योंकि वो अटॉर्नी जनरल क्या करेगा, भारत सरकार का है आदमी, तो वो भारत सरकार का ही पक्ष लेगा। तो इस प्रकार से ये अटॉर्नी जनरल वैसा अधिकारी नहीं है जो निष्पक्ष नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए तुषार मेहता साहब सॉलिसिटर जनरल है, अभी उनको भी हम लोग देखेंगे क्या होता है सॉलिसिटर की क्या होता है। उन्होंने सरकार का पक्ष रखा कोरोना पीरियड में, इतना ट्रेन चल गया, इतना मजदूर चले गए, सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो क्या करता है भाई, सरकार का वकील है तो बताएगा ही कि सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। तो ये सब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये किस सेंस में ये स्टेटमेंट दिया गया है, ये वाला तो भी ये लॉ ऑफिसर इज टू बी हेल्प, ये बातें हम लोग को दिख रहा है। टर्म ऑफ ऑफिस पता चल गया कि इट इज नॉट फिक्स, नो फिक्स, डिपेंड ऑन गवर्नमेंट विल, गवर्नमेंट के विल पर डिपेंड करता है, इच्छा पर। रिमूवल, तो रिमूवल के लिए कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि सरकार की इच्छा पर निर्भर है, सरकार सोच रही है कि हमारा ये वकील बदल जाना चाहिए, बदल जाए। जिस तरह से वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट्स पर है, यहाँ पर सरकार अगर चाहती है तो हट जाएगा, इसके लिए कोई बहुमत साबित नहीं करना है या क्या भाई सरकार चाह रही है हम अपना वकील बदल दें, तो यहाँ वकील बदल देगा। ऐसा नहीं है कि जैसे कैग को हटाने के लिए उस पर इम्पीचमेंट हम लोग लगाते हैं, वैसा यहाँ कुछ कोई भी इम्पीचमेंट वगैरह महाभियोग टाइप का कोई चीज़ नहीं है। सरकार नहीं चाहे, सरकार चाह रही है कि नहीं रहे तो नहीं रहेगा, तो इस तरह से रिव्यूवर्स हो गया। तो ये हम लोग का क्लियर हो गया पॉइंट। अब जरा सा हम ये बात करते हैं विदाउट इधर जाने से, अभी थोड़ा सा हम लोग गवर्नमेंट पर बात करते हैं कि क्या यह एक सरकारी ऑफिसर है, लॉ ऑफिसर है, तो क्या ये सरकारी लॉ ऑफिसर है, इस पर हम लोग का बात करना है। तो ये आपको याद रखना है कि ये सरकारी ऑफिसर नहीं है, अटॉर्नी जनरल इज नॉट द गवर्नमेंट पोस्ट, गवर्नमेंट का पोस्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इट इज नॉट द गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है, ये बात है आपको याद रखना है, गवर्नमेंट पोस्ट है। सरकार इनके लिए कोई फिक्स उस तरह का जैसे कैग वगैरह को सैलरी मिलती है, वैसा कोई सैलरी की बात नहीं किया गया है। कुछ पैसा है, जैसे मान लीजिए कि अटॉर्नी जनरल को 50,000 मिनिमम एक देने की बात की है, 50,000 मिनिमम विदाउट एनी केस हो गया, जितना केस हैंडल करेंगे उसी रेशियो में इनका पैसा है। इस प्रकार से जैसे एडवोकेट जितना प्रैक्टिस करेगा,
जितना केस लेगा उतना ही पैसा बनता है, वैसे ही है ये पर। नो लिमिटेशन फॉर द अर्निंग ऑफ मनी, कोई यहाँ पर अर्निंग ऑफ मनी नहीं है। बस अटॉर्नी जनरल को ये है कि जब भारत सरकार का केस होगी तो वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करती। ये देखिए, अटॉर्नी जनरल कैन डू द प्राइवेट प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस भी ये कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस भी ये कर सकते हैं, इसके लिए रोक नहीं लगाई है। बस ये है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर केस हो गई है तो वो फिर नहीं मांग कर रही, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि इस इशू पर आप ना लीजिए तो नहीं लेंगे, तो इस तरह से हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए इनको रोक नहीं लगाई गई है। तो ये सब बात है हम लोगों का, ये क्लियर हो गया होगा। अब जरा सा हम लोग आते हैं इनके ड्यूटीज़ पर। थोड़ा मैं इससे ड्यूटीज से पहले थोड़ा इनका पैसा वाला हम लोग पूरा क्लियर कर देंगे, सैलरी क्या है इनकी, ये पूरा क्लियर कर देंगे सैलरी, फिर हम लोग ड्यूटीज को देखेंगे। सैलरी में जरा सा देखिए, अटॉर्नी जनरल को 50,000 तो मिनिमम मिलेगा ही मंथली, और उसके बाद जैसे जितना केस हैंडल करेंगे, जितना भारत सरकार उनको केस ऑफर कर रही है, उसी के हिसाब से इनका पैसा है। तो बहुत ज़्यादा इनको फी और अलाउंसेस देखेंगे, खूब सारा है, और ये सभी सॉलिसिटर जनरल पर भी लागू होता है, एडिशनल पर भी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पर भी होता है। तो इसमें देखेंगे जैसे सूट्स, किसी केस का सूट्स रखना है या लिखना है, या रीट पिटीशन दायर करना है, अपील्स लगाना है, उसके लिए 16,000 पर केस पर डे है, 16,000 रुपये। इसी प्रकार से स्पेशल लीव पिटीशंस के लिए एंड अदर एप्लीकेशन फॉर केस फॉर डे इनको मिलेगा। सेटलिंग प्लीडिंग के लिए, जैसे एफिडेविट्स वगैरह के लिए, एफिडेविट्स बना रहे हैं, 5,000 पर प्लीडिंग लेते हैं, 5,000 पर एफिडेविट्स। तो ये सब आप देखेंगे, इनको काफ़ी पैसा है। सेटलिंग स्टेटमेंट ऑफ द केस, किसी केस का स्टेटमेंट को सेटलिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, 6,000 पर केस। इसी प्रकार से फॉर गिविंग ओपिनियन इन द स्टेटमेंट ऑफ द केस सेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, कानून मंत्री ने इनको कोई ओपिनियन मांगा है तो 10,000 पर केस ओपिनियन देने का पर केस। इसी प्रकार से रीट सबमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या किसी ट्रिब्यूनल पर, उनके लिए भी 10,000 पर केस है। इसी प्रकार से अगर दिल्ली से बाहर वो किसी मुकदमे को लड़ने जा रहे हैं तो 40,000 पर डे है। इस तरह से देख रहे हैं कि सैलरी इनका 50,000 तो मिनिमम दे ही देना है पर मंथ, और एक्स्ट्रा जितना केस हैंडल करेंगे, जैसे वकील जितना केस हैंडल करता है उसका अर्निंग है, वैसा ही अटॉर्नी जनरल का है। इसी प्रकार से देखेंगे, यहीं पर थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ कि सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। सॉलिसिटर जनरल थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, बार बार वर्ड आ जाएगा। देखिए, अटॉर्नी जनरल है, अकेले भारत सरकार की सारे मुकदमे को नहीं लड़ सकता, एक ही बंदा सारे मुकदमे को नहीं लड़ देगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारे केसेस बनती हैं, इंटरनेशनल इश्यूज में, नेशनल इश्यूज में बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, तो एक ही बंदा कैसे हैंडल कर पाएगा, इसलिए उसका सहायक सॉलिसिटर जनरल रखा गया। और आप देखेंगे तुषार मेहता साहब सॉलिसिटर जनरल हैं वर्तमान, और इसी के साथ साथ वर्तमान में 6 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, जो सरकार पर इच्छा, अगर बहुत सारे केस हैं तो हो सकता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बढ़ जाए, तो उनके लिए भी इसी तरह से 50,000 की जगह उनके लिए 40,000 मिनिमम रखा गया है। एडिशनल तो ऐसे ही हैं 30,000 रुपये के आसपास, 30,000 है। और बाकी जितना केस हैंडलिंग का बात है उसमें सॉलिसिटर का भी उतना ही है, या एडिशनल का भी उतना ही, वही सूट, रीट, पिटीशन जितना बना रहा है, और जो जो चार्ज है, या दिल्ली से बाहर जा रहा है तो 40,000 रुपया एक्स्ट्रा पर डे लेगा, वो सब एडिशनल के लिए भी है, क्योंकि एक ही बंदा सारा केस भारत सरकार का नहीं हैंडल कर लेगा, इसलिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का पद रखा गया है। तो ये क्लियर हो गया क्यों बनाया गया है, तो ये आप जान लीजिए। 50,000 मिनिमम अटॉर्नी जनरल को मिलता है पर मंथ, वो बिना केस हैंडलिंग का, उसके अगर केस हैंडलिंग करेंगे तो उसका अलग से चार्ज बनेगा। सॉलिसिटर को 40,000, एडिशनल सॉलिसिटर को 30,000 पर मंथ बिना किसी केस के। केस मिलेगा तो वो अपना एक्स्ट्रा उनका सब बनेगा। तो ये सैलरी की बात हो गई है।
बाद हम लोग आते हैं ड्यूटीज एंड फंक्शंस पर। तो ड्यूटीज एंड फंक्शन उनका क्या है, तो इस पर आप जरा सा देखिए। ड्यूटीज एंड फंक्शन में अटॉर्नी जनरल को कौन कौन सा काम है, तो इन सब बातों पर हम लोग जरा गौर करेंगे। क्या कर्तव्य है, तो पहला तो कर्तव्य यही है ड्यूटी कि सरकार के जितने भी केस आ रहे हैं उसको लड़ना है। सरकार को जितने सलाह की आवश्यकता है कानून की, तो वो सब देना पड़ेगा। तो ये तो पहले ही आपको अपने से मन में ही आपको आ जाएगा कि यार वकील है तो क्या करेगा, वकील है तो केस लड़ेगा भारत सरकार का मुकदमा लड़ता। परीक्षा में आप पॉइंट्स रटिए नहीं, दिमागी में रख लीजिए कि ये क्या करेगा, भारत सरकार का केस लड़ेगा, भारत सरकार को सलाह देगा। राष्ट्रपति 143 अनुच्छेद के प्रयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से जो सजेशन मांगते हैं, सलाह लेते हैं, उस पर ये अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति को असिस्ट करेगा चीज़ों को और समझाने में या समझने में। तो आर्टिकल 143 के द्वारा एजी राष्ट्रपति का हेल्प करता है। 143 में जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई सजेशन मांगते हैं उसमें उनको समझने में इनको हेल्प करता है। तो ये सब उनके प्राइमरी बात है। इसी प्रकार से जो भी उनको और भी काम दिया जाएगा टू डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन कन्फर्ड टू द अटॉर्नी जनरल थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ के अनुसार, संविधान के अनुसार, और भी जो उनको कानूनी सलाह मांगा जाएगा या कानूनी मुकदमा दिया जाएगा तो वो लड़ेंगे। तो यही बात मेन बात है, मुकदमा लड़ेंगे, भारत सरकार को सलाह देंगे। 143 के द्वारा जो अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सजेशन मांगते हैं उसमें वो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप के ही रहेंगे। तो ये सब हम लोग दिखा रहा है। या तो कोई और एक नया कुछ ऐसा बन जाए जहाँ पर कानूनी मामला की इशू हो, तो वहाँ अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को असिस्ट करेगा, सहायता करेगा। तो ये सब हम लोग देख पा रहे हैं। और जरा सा राइट्स पर आ जाए, ये हम लोग ड्यूटीज एंड फंक्शन की बात कर रही है, कोई रखने की बात नहीं है। आप 4-5 पॉइंट से अपने दिमाग में खुली रहिए। भारत सरकार का मुकदमा लड़ेगा, सलाह देगा भारत सरकार को, राष्ट्रपति 143 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से जो सजेशन मांगते हैं उस पर वो सपोर्ट करेगा, रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। और सरकार उनको और कोई नया कुछ इशूज़ पर पूछना चाहते हैं या कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो अटॉर्नी जनरल उसमें उनको सहयोग देगा। यही राइट है, ड्यूटीज एंड फंक्शन है। थोड़ा राइट देखते हैं। राइट ये है, राइट देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल है राइट के लिए, आर्टिकल 88 है। 76 से 12 पायदान आगे, 12 स्टेप आगे, 12 स्टेप आगे। 76 में 12 प्लस 12 कर दीजिए, 26 में 12 जोड़ दीजिए, 38। आर्टिकल 88 के द्वारा अटॉर्नी जनरल का जो राइट है वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी हो जिसमें उसका नाम है, वो एज ऑडियंस भाग ले सकता है। इसके ये राइट अधिकार है कि लोकसभा में, राज्यसभा में कोई कमेटी बनाई गई हो जिसमें उसका नाम मेंशन किया गया है, उसको उसमें भाग लेने का अधिकार, या कोई ज्वाइंट मीटिंग हो रहा है लोकसभा राज्यसभा का, उसमें वो ऑडियंस रहता है, सलाह देता है, बहस में भाग लेता है, ये सब उसका राइट है। समझाता है, कानून सरकार की तरफ से सुझाव देता है, तो ये सब उसके राइट हैं। लेकिन एक बात है, जैसे इंग्लैंड में आप देखे थे या अमेरिका में उसको वोट ऑफ राइट्स है, यहाँ वोट ऑफ राइट्स नहीं है। आर्टिकल 88 के द्वारा टेक पार्ट तो लेकर करता है, कहाँ पर? इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब दोनों हो गया, पार्लियामेंट में टेक पार्ट करता है। कोई कमेटी में भी भाग लेगा, बट बहस भी करेगा, पूरा अपना डिबेट करेगा, समझाएगा, डिबेटिंग करेगा, लेकिन नो वोट नहीं करेगा। वोट का राइट नहीं है अटॉर्नी जनरल। इंडिया में अटॉर्नी जनरल ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट होता तो उसको फिक्स सैलरी मिलता, लेकिन यहाँ पर देखते हैं उसको
जितना काम करेगा वैसा सैलरी है। जैसे बिजनेसमैन होता है कि जितना काम करेगा उतना पैसा कमाएगा, वो ऐसा नहीं है कि उसको भाई कलेक्टर है तो इतना पैसा उसका सैलरी है, नहीं। इससे पता चल रहा है कि ये क्या गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं है, ये इसके काम पर डिपेंड है। चीफ जस्टिस को ऐसा आप नहीं करेंगे भैया आपका कुछ सैलरी के अतिरिक्त जितना फैसला दीजिएगा तो उतना पैसा होगा, नहीं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जितना काम उतना पैसा, तो इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं है। तो ये सब इश्यू हम लोग समझ गए, राइट और लिमिटेशंस हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त देखेंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जैसा प्रिविलेज भोगता है, यानी इसके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जितना प्रिविलेज होता है और जितना इम्यूनिटी होती है उनको, जैसे गिरफ्तार वगैरह से जो रोक है क्रिमिनल इश्यूज पर, ऐसा इनके साथ भी है, इनको भी इम्यूनिटीज मिला है एमपी के तरह और प्रिविलेज है इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह ही। तो ये सब इशू है। और हम लोगों ने लिमिटेशन की बात करी कि गवर्नमेंट ऑफिसर है नहीं, तो इस तरह से हम लोग देख पाए राइट क्या है इनका, लिमिटेशंस क्या है अटॉर्नी जनरल का, सरकार को किस तरह से ये हेल्प करते हैं, तो ये सब पद आए हैं। थोड़ा सा इतना बहस के बाद अटॉर्नी जनरल देखेंगे, इनका चूंकि आर्टिकल 76 में प्रयोग हो रहा है, तो ये एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। लेकिन सॉलिसिटर जनरल जो इनका हेल्पर है, जो कुछ केस वो भी देखते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो संवैधानिक है, वो वैधानिक है, ये संवैधानिक का एक ये वो वैधानिक है, कानून के द्वारा उसको पद को बनाया गया। ऐसे ही एडिशनल भी है और उनका भी काम जितना जैसे एजी का काम है वैसा ही काम उनका भी है। जो कुछ केस बच गया तो सॉलिसिटर जनरल हैंडल कर रहा है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैंडल कर रहा है, जैसे वर्तमान में 6 हैं। तो इस तरह से हम लोग देख पाए कि इनका एजी का ही फुलफिलमेंट करने के लिए ये लोगों को रखा गया, इनके कुछ कार्यों का बोझ हल्का करने का काम ये लोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग अटॉर्नी जनरल का कर लिए बात। थोड़ा सा हम लोग एडवोकेट जनरल का भी बात कर लें। एडवोकेट जनरल का देखेंगे, एडवोकेट जनरल का हालांकि हम लोग अलग टॉपिक्स में इसको करते तो ठीक था, फिर भी चलिए यहीं पर कर लेते हैं। एडवोकेट जनरल ये स्टेट में रहता है, एडवोकेट जनरल ये स्टेट का, ये स्टेट का जैसा एजी भारत सरकार का वकील है, ऐसे स्टेट का वकील एडवोकेट जनरल होता है। इसके लिए आर्टिकल 165 आर्टिकल है इसके लिए, आर्टिकल 165 में ये पद है, संवैधानिक पद है, ये बात रखना है। और यहाँ भी आपको 12 स्टेप आगे निकल कर आप देखेंगे आर्टिकल 177 में ये भी, अगर मान लीजिए कि बाई कैमरल है सदन, द्विसदनीय व्यवस्था है, तो उसमें दोनों सदन में उसको भाग लेने का अधिकार है, बहस करने का अधिकार है। विधानसभा का कोई स्टैंडिंग कमेटी या कोई कमेटी है जिसमें इसका नाम है तो उसमें वो टेक पार्ट करता है। अगर संयुक्त बैठक होती है उसमें भी भाग लेता है, बहस करता है। तो यहाँ जितना एजी का काम था वहाँ ये 177 के द्वारा एडवोकेट जनरल का काम है। जैसे ये भारत सरकार का वकील है, वैसे एडवोकेट जनरल जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का वकील है, वो स्टेट गवर्नमेंट का फैसला करता है। जैसे वो संवैधानिक पद है, वैसे ये भी एक संवैधानिक पद है, बस ये राज्य स्तर का। तो जो बात हम लोग एजी में देखते थे वो बात एडवोकेट जनरल में भी आपको दिखेगा, बस वो भारत सरकार का है, ये राज्य सरकार का। तो ये सब बातें हैं। वहाँ भी उसको कुछ लिमिटेड पैसा मिलेगा पर मंथ और बाकी केस हैंडलिंग पर पैसा मिलेगा। तो इस तरह से आप समझ पाए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम में आप लिख भी दीजिएगा। अटॉर्नी जनरल का अमेरिका से, ब्रिटेन से तुलना करना, भारत का
ये सब बातों को लिखना, क्या ड्यूटी है, फंक्शन है, राइट उनका क्या है। 88 अनुच्छेद 88 आप जानिएगा, यहाँ राइट है उसको किसी भी सदन में भाग लेने का, बहस करने का, सरकार का सुझाव देने का। और फिर ड्यूटीज तो अपना पूरा ही कर रहा है, सरकार का मुकदमा लड़ रहा है, सजा दे रहा है, और भी कोई उसको नया काम दे रहा है तो उसका वो ड्यूटी और फंक्शन में आ जाता है। और राइट मतलब उसका क्या और राइट है कि वो सदन में भाग ले, उसको कोई हटा नहीं सकता भैया आप सदन में नहीं है, उसकी राइट है, वहाँ बहस करेगा, आपको समझाएगा, बताएगा। और लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन में वही हम लोग को वोट ऑफ राइट्स नहीं है। यहाँ हम लोग लिमिटेशन में देख लिए कि नो वोट राइट, ये आप ऐसा प्रैक्टिकल में याद करिएगा कि लिमिटेशन का मतलब है उसके पास नो वोट ऑफ राइट है, ये लिमिटेशन है उसके पास। सरकार का वो सरकारी पोस्ट पर नहीं है, जितना काम करेगा उतना ही उसका पैसा है। प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, अगर भारत सरकार के विरुद्ध केस नहीं है तो वो लीगली प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे पॉइंट से डिस्कस कर लिए, एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग देख लिए, फी और एलाउंसेस के बारे में देख लिए। अब थोड़ा सा एक बात और रह जाती है, अटॉर्नी जनरल का निजीकरण हो जाता है। क्योंकि हम लोगों ने बात किया कि वो भारत सरकार का वकील है, इसलिए कई बार आ जाता है न्यूज चैनल में, बहुत उनको देखेंगे आलोचना किया जाता है कि अटॉर्नी जनरल होकर और भारत सरकार का ये पक्ष रखकर उनका सरकार के संदर्भ में स्वीकार कर रहे हैं, आम आदमी से कोई मतलब है या नहीं, देश में क्या हो रहा है उनसे उनका नहीं है। तो पॉलिटिसाइजेशन होना लाजमी है, क्योंकि ये ऐसा पोस्ट ही है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर बात भी किया थी पैट्रिक हेस्टिंग्स का, टू बी अलाउ ऑफिसर इज टू बी हेल्ड, वो कानून का पॉलिटिसाइजेशन हो ही जाएगा, क्योंकि वो तो वकील है, वकील तो सरकार की भाषा बोलेगा ही, सरकार की तरफ से राजनीतिक का जो उनका फंडा है उसको बढ़ाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि तमाम, अगर हम लोग उदाहरण ले लें, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में इमरजेंसी के टाइम में देखेंगे, नीरेन डे थे, नीरेन डे का जो अटॉर्नी जनरल थे उस पर भी बहुत सारे व्यंग लिखा गया। और इस तरह से हर गवर्नमेंट में लगता है, या सरकार को लग रहा है कि मायावती पर केस नहीं चलाना चाहिए, जैसे यूपीए गवर्नमेंट में हुआ कि 2005 वाला में कि मायावती पर आगरा का ताज केस नहीं चले, तो उसको अटॉर्नी जनरल ने साइड लाइन करा दिया। तो इस तरह से देखते हैं वो सरकार का वकील है, सरकार का काम करता है, इसलिए लाजमी है कि इस पर राजनीतिकरण हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग सारे एंगल लगभग समझ लिए और जान लिए हैं कि क्या है। इस तरह से आप थोड़ा सा एक ऑब्जेक्टिव में, जैसे मान लीजिए कि आ जाए कि भारत का पहला अटॉर्नी जनरल क्या है, जैसे छोटे परीक्षाओं में आ जाता है एमसी सीतलवाड़, तो ये हम लोग याद रखेंगे। और यही एमसी सीतलवाड़ ही ऐसा व्यक्ति है, पहला नेहरू जी के टाइम के हैं, 28 जनवरी 1950 को अटॉर्नी जनरल का पद आया, अटॉर्नी जनरल का डिपार्टमेंट बन गया 28 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक हुए, 28 जनवरी 1950 को अटॉर्नी जनरल का पद आ गया। एमसी सीतलवाड़ पहला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, और इनका कार्यकाल देखेंगे 1 मार्च 1963 तक रहा है। तो इस तरह से इनका पद है, और यही ऐसा अभी तक का पहला बंदे हैं जिनका इतना लंबा टेन्यूर है। तो लंबा टेन्यूर में एमसी सीतलवाड़ को भी हम लोग याद रखेंगे, वही पहला भी है। तो इस तरह से हम लोग समझ पाए कि कौन कौन सा हुए अटॉर्नी जनरल। और मुझे अब लग रहा है कि आप अटॉर्नी जनरल का बिजनेस है आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे आप काम कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूके का थोड़ा सा अटॉर्नी जनरल को अभी भी हम लोग देख लें एक बार और जाते जाते कि लीगल और पॉलिटिकल राइट है, वोट देने का भी अधिकार है। लीगल मतलब सरकार को सजेशन तो देंगे ही देंगे, और इस तरह से उनको पॉलिटिकल राइट भी है। जबकि हमारे यहाँ देखेंगे पॉलिटिकल राइट नहीं है, वोट भी दे सकता है, सिर्फ लीगली समझा सकता है, डिबेट में भाग ले सकता है, सरकार का केस लड़ सकता है, लेकिन वोट
देने का अधिकार हमारे पास, पॉलिटिकल राइट नहीं है जैसा कि यूके के पास था। तो इस तरह से आप अटॉर्नी जनरल का बिल्कुल समझ लिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिख पाइएगा। थैंक यू।